ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का कहर पूरी रात भर इजराइल के ऊपर टूटा है। बैलिस्टिक मिसाइलें बरसी हैं और न केवल इजराइल बल्कि अब एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि एक और बड़े देश की एंट्री हो गई है। अजरबैजान पर भी ईरान की मिसाइलें, उनका कहर देखने को मिला और अजरबैजान की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। उस पर ईरान ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ बीती रात यूएई में फिर से हमला हुआ है। यूएई में हमला हुआ है। बहरीन के अंदर एक बहुत बड़ी तेल रिफाइनरी बापको, बहरीन की एक बहुत बड़ी तेल रिफाइनरी बापको, उसके ऊपर भी जोरदार तरीके से हमला हुआ है। एक एक करके तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और जरा देखिए, 7वां दिन है इस युद्ध का और 7 दिनों से, एक हफ्ते से लगातार ईरान फ्रंट फुट पर आकर के मार कर रहा है। ईरान लगातार फ्रंट फुट पर आकर के नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है। बहरीन के अंदर बापको तेल रिफाइनरी, उसके ऊपर सीधे 2 रॉकेट गिरे हैं। बहरीन के अंदर जिस तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, इसके बाद में जाहिर सी बात है दुनिया भर में तेल संकट और बढ़ने वाला है। इसी रिफाइनरी पर जो दूसरा हमला किया गया है, जरा फिर से देखिए एक बार, यही रिफाइनरी है और इस पर दूसरा बड़ा हमला वो बीती रात हुआ है। और देखिए आप, कितनी बड़ी संख्या में आग की लपटें वो आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही है। आसमान तक आग की लपटें निकल रही है और जरा आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जब किसी तेल रिफाइनरी पर हमला होता है, वो हमला और किसी सामान्य बिल्डिंग पर हमला होता है, उसमें दिन रात का अंतर होता है। तेल रिफाइनरी पर हमला होने का मतलब यह है कि एक बम दूसरे बम से जाकर के टकराए, सीधा सा मतलब यह है। यानी अपने आप में जो ऑयल टैंकर है, तेल है, वही अपने आप में जो एक बम का काम करता है और उसके ऊपर अगर आकर के कोई एक और बम गिरता है तो फिर उसके बाद में नुकसान दुगना हो जाता है और उस आग पर काबू पाना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद में तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यूएई की तस्वीर देखिए आप। यूएई की गगनचुंबी इमारतें, वहां पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और ये यूएई से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, जाहिर सी बात है अरब देशों के लिए एक मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है कि ईरान का किस तरीके से सामना करें। और यूएई के अंदर गगनचुंबी इमारतें, उनमें से धुआं ही धुआं निकल रहा है। अब कुछ और नहीं बचा है बल्कि धुआं वो बचा हुआ है और धुआं ही धुआं यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में एक तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल ने हमला किया है। ये तस्वीर आप देखिए और बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला इजराइल के ऊपर खास तौर पर, और यहां पर सायरन की जो धुन है उसको सुन लीजिए। ये इजराइल को आज के वक्त में सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। बहरीन, यूएई, कुवैत, इराक, इन सब पर तो लगातार हमले ईरान के हो ही रहे थे।
अब जो हमला हुआ है वो अजरबैजान पर हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए और अजरबैजान के एयरपोर्ट के करीब धमाका हुआ है। अजरबैजान में जिस तरीके से धमाका हुआ है, निश्चित तौर पर अजरबैजान के लिए भी इसने चिंता बढ़ा दी है और अजरबैजान उसके लिए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उसको भी इस युद्ध के अंदर खींच लिया गया है और अमेरिका उसकी कारस्तानी वो दिखाई दे रही है। एक एक करके तमाम अरब मुल्क वो इसी युद्ध की दलदल में फंसते हुए चले जा रहे हैं। खबर निकल करके सामने आ रही है कि अजरबैजान के नख्चीवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ड्रोन से हमला हुआ है, जिससे एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को नुकसान हुआ है। एक ड्रोन शेखराबाद गांव के पास में गिरा है, जहां स्कूल के आसपास नुकसान हुआ है। अजरबैजान ने कहा है कि यह हमला ईरान की तरफ से हुआ था। जवाबी कार्रवाई की उसने चेतावनी भी दी है अजरबैजान ने। वहीं ईरान ने इस हमले में अपनी सीधी भूमिका से इनकार कर दिया है। अब यह हमला किसने किया है, किसने शरारत की है, किसने किसको सुलगाने का काम किया है, या किसके पीछे कौन सी राजनीति है, षड्यंत्र है, इस बात को जरा आप महसूस कर लीजिए। वहीं ईरान ने हमले से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से कई जगह पर हमले किए, जिसमें कतर है, संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई को टारगेट किया गया है। बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी बाप्को पर भी मिसाइल से हमला हुआ है। इससे रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लग गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है समझने वाली कि चाहे सऊदी अरब हो, चाहे बहरीन हो, ये सारे जितने भी मुल्क हैं वो ज़्यादातर अपनी इकोनॉमी वो तेल के सहारे चलाते हैं। और यहाँ पर जो सरकारी तेल रिफाइनरी है उसको ईरान टारगेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए आप, और इसको मुझे लगता है कि आपको ऐसे भी समझना चाहिए कि ईरान की जो मारक क्षमता है वो कितनी जबरदस्त है। जहां पर ईरान चाह रहा है वहां पर हमला हो रहा है। सरकारी तेल रिफाइनरी वो रियाद के अंदर, सऊदी अरब में सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, उस पर अभी तक ईरान 2 बार हमले कर चुका है। जाहिर सी बात है वहां पर लगातार 24 घंटे इमरजेंसी की सेवाएं वो लागू हैं और इमरजेंसी की सेवाओं के तहत जैसे ही हमला होता है तुरंत आग बुझाने का काम या तुरंत डैमेज कंट्रोल करने का काम किया जाता है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर अगर हमला होता है और वो 1 बार नहीं 2 बार हमला होता है तो बहुत बड़ी जो है दिक्कत आ जाती है। और तेल रिफाइनरी वो ऐसी सिस्टम है कि अगर वहां पर कुछ भी अगर खराब हो जाए तो कई बार वहां पर कई दिनों के लिए रिफाइनरी बंद हो जाती है। और ऐसे में अगर सीधे तौर पर पिछले 1 हफ्ते में आपके ऊपर 2 बार हमला हो चुका है, बहरीन के अंदर अब सरकारी रिफाइनरी उस पर हमला हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान उसकी जो मारक क्षमता है वो बेहद सटीक तौर पर जाकर के लग रही है। वहीं अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो हमला हो रहा है ईरान के अंदर, वो कहीं स्कूली बच्चों को टारगेट किया जाता है, कहीं जाकर के एक ऐसे युद्धपोत को आप टारगेट करते हैं जो युद्ध के अंदर अभी शामिल भी नहीं हुआ है। ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। और इस बीच में अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री, उनका बयान आप सुनिए। ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है एनबीसी को और इस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी दी है। और इसके बाद में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि ईरान इस युद्ध के लिए लंबे समय से तैयार था। उसकी शक्तिशाली सेना यह सुनिश्चित कर रही है कि जो भी इस युद्ध को आगे बढ़ाएगा उसके लिए दलदल बन जाएगा। हमने इस अमेरिकी सरकार के साथ में 2 बार बातचीत की, दोनों बार बातचीत के बीच में ही हमला कर दिया गया, इसलिए खून खराबे की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है। अब्बास अरागची वो कह रहे हैं कि भाई हम बहुत लंबे समय से तैयार थे, पूरी तैयारी हमारी चल रही थी, रोजाना एक एक दिन युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही थी युद्ध के लिए। और इस युद्ध के दौरान भी और इस युद्ध से पहले भी और इससे पहले के जो युद्ध रहे, हमने हमेशा यह कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हमने हमेशा बातचीत का रास्ता खोल करके रखा, लेकिन अमेरिका ने हमारे साथ में बातचीत भी की और बातचीत के दौरान हमला किया। पिछली बार जो 12 रोजे की जंग हुई तब भी बातचीत होनी थी, एक दौर की बातचीत हो गई थी, दूसरे दौर की बातचीत होनी थी, उससे पहले हमला कर दिया गया था। अब की बार भी बातचीत चल रही थी, जेनेवा के अंदर बातचीत चल रही थी, दूसरे अलग अलग शहरों में बातचीत हो रही थी और बातचीत के दौरान और खास तौर पर रमजान में हमला कर दिया गया। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि ईरान हमेशा बातचीत की खिड़की को खोल करके रख करके आगे बढ़ रहा था और अमेरिका वो पीठ में छुरी घोंपने का काम कर रहा था, यानी कहने के लिए बातचीत और दूसरी तरफ युद्ध अचानक से करके कमर तोड़ने का काम किया। लेकिन अब्बास अरागची वो कह रहे हैं कि हमने हमेशा जो है कूटनीतिक तौर पर सहारा लिया और हमने हमेशा इस बात को कहा कि अगर 100 बार युद्ध की संभावना है और एक बार अगर कूटनीतिक रास्ते से मामला सुलझ सकता है तो हमने हमेशा कूटनीति को चुनने का काम किया है। इस पूरे इंटरव्यू में अब्बास अरागची ये बात कहते हुए नजर आए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार हमला हो रहा है और जिस तरीके से ईरान मार रहा है, और ईरान ने एक बात और स्पष्ट कर दी है, कल एक और बड़ा बयान निकल करके सामने आया स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के। स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर के एक बयान निकल करके सामने आया है ईरान की तरफ से, जिसमें ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये जो दावा किया जा रहा है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया है, ये बेबुनियाद है, बेतुका है। ईरान इंटरनेशनल कानून नेविगेशन की आज़ादी के लिए कमिटेड है। असल में यह यूएस है जिसने समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाला है। कल ही ईरान से लगभग 2000 मील दूर ईरानी फ्रिगेट डेना, जो 130 नाविकों के साथ में नेवी गेस्ट के तौर पर भारत आया था, उसको इंटरनेशनल पानी में यूएस सबमरीन ने बिना किसी वार्निंग के टक्कर मार करके डुबो दिया, जिससे 100 से ज्यादा नाविक मारे गए हैं। यह लापरवाही भरा इंटरनेशनल कानून नेविगेशन की आजादी के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है, उनका उल्लंघन करता है। देखिए यहां पर ईरान इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि भैया हमने स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद नहीं किया है। एक तरीके से ये आप ये कह सकते हैं कि रणनीति हो सकती है, कूटनीति हो सकती है, ये दिखाने बताने की कि भैया दुनिया जो है वो आप पर हमला कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हम किसी तरीके से दुनिया को परेशान नहीं करना चाहते हैं। आप याद कीजिए किसान आंदोलन जब भारत में चल रहा था, उस किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा था पंजाब से लेकर के दिल्ली तक, या हरियाणा में भी बहुत सारी जगह पर, या फिर आप यूँ कहिए कि राजस्थान में भी कई जगह पर किया गया और यूपी में भी प्रयास हुआ, टोल टैक्स फ्री करवा दिए गए थे। उन टोल टैक्स फ्री करवा करके एक तरीके से लोगों की सहानुभूति अपने साथ में किसान जो खींचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि टोल टैक्स सरकार का होता है। किसानों की कोशिश ये थी कि टोल टैक्स वो फ्री करवा दिए जाएंगे तो लोग जिनके 200 रुपए 400 रुपए जो रोजाना लग रहे थे, एक तरफ के आने जाने का 1500 रुपए खर्च होता था, वो 1500 रुपए बचेगा लोगों का, तो लोग हमारे बारे में सोचेंगे, सहानुभूति किसानों के प्रति बढ़ेगी। और बड़ी बात यह भी थी कि उस वक्त में बहुत सारे लोगों को अपनी गाड़ियों को घुमा घुमा करके ले जाना पड़ता था, क्योंकि जो मेन रोड थे उनको बंद कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था। तो किसानों ने एक रणनीति के तहत टोल टैक्स को फ्री करवा दिया था। अब हो सकता है कि ईरान भी उसी रणनीति के तहत चल रहा हो कि जो भी बाकी के मुल्क हैं या जो हमारे मित्र देश हैं, उनके लिए हम अपनी स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद नहीं करेंगे, उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको हम भेज देंगे। बाकी अगर इजराइल का जहाज दिखेगा, अमेरिका का जहाज दिखेगा, या किसी और कंपनी का जहाज दिखेगा, जो कंपनी या जो देश वो हमारे खिलाफ युद्ध में शामिल हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। ये कुल मिलाकर के जो है वो ईरान की रणनीति दिखाई दे रही है। अब इस रणनीति के साथ में ईरान चलेगा या फिर बीच बीच में जो है उसके लड़ाके वो हमला बोलते रहेंगे। हालांकि खबर ये भी है कि एक ऑयल टैंकर पर हमला किया गया और उस ऑयल टैंकर में बिहार के कैप्टन थे और उनकी मौत हो गई है, खबर ये भी सामने आई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है इस बीच में अमेरिका, उसके अंदर से आवाजें निकल करके आने लगी हैं। अमेरिका से जो है वो अब विरोध के स्वर वो सुनाई दे रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये बाइडेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन का बयान सामने आया है। और ब्लिंकन ने क्या कहा है जरा सुन लीजिए, वो बहुत गौर से सुनिए और इनके बयान के मायने निकलेंगे, गहरे मायने हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जिस बात की चिंता है वह यह है कि अगर हम अपने हथियारों का जखीरा इतना कम कर रहे हैं, उसे फिर से बनाने में बहुत समय लगेगा। जब बात चीन या रूस की आती है तो हमें यह नुकसानदायक स्थिति में डाल देता है। अब इस बयान के मायने समझिए जरा। वो ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से लगातार हम अंधाधुंध होकर के ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए हम अपनी इंटरसेप्टर को खर्च कर रहे हैं,
इसमें आने वाले समय में हमारे पास में जो हथियारों का जखीरा है वो बहुत कम हो जाएगा। यानी कल को अगर लड़ाई होती है किसी और के साथ में होती है, और वो बड़ी बात भी कह रहे हैं कि रूस और चीन अगर उनके मुकाबले में देखें, और केवल बात लड़ाई की भी नहीं होती है, आपके पास में कितना रिजर्व है वो भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपके पास में रिजर्व में जखीरा नहीं है हथियारों का, तो एक तरीके से आपकी दुनिया के अंदर जो ताकत है वो कम तर करके आंकी जाती है। आपको दुनिया में ये कह करके जो है वो खारिज किया जाता है कि नहीं, ये कोई अब बहुत पावरफुल देश नहीं बचे हैं, इनके पास में तो अब हथियार ही खत्म हो चुके हैं। और हथियार एक बार खत्म हो जाए तो बनाने में बरसों लगते हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात हथियार तैयार हो जाएंगे, कि इधर से एआई को कमांड दो और उधर एआई जो है वो फटाक से मिसाइलें तैनात कर देगी, पूरे कमरे को भर देगी। पिक्चर से तो भर सकती है लेकिन हकीकत में नहीं भर सकती है। और इस बात को दुनिया भर में अब जो है वो समझा जा रहा है। और ख़ास तौर पर अमेरिका में, चाहे वो मार्क रूबियो का बयान सामने आता हो, चाहे वो कमला हैरिस का बयान सामने आता हो, चाहे अभी बाइडन के सेक्रेटरी उनका बयान निकल करके सामने आता हो, हर कोई ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सिरफिरे टाइप के आदमी हैं और उन्होंने बेवजह अमेरिका जैसे देश को धकेल दिया युद्ध के अंदर। और बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में अगर आप जीत गए तो हो सकता है कि आप तेल पर काबू पा लें, हो सकता है कि जो आपका नुकसान हुआ है उसको आप रिकवर कर लें। लेकिन साहब, आपके पास में पहली बात तो यह है कि बहुत लंबा वक्त नहीं है। बाइडन वो कितने दिनों के मेहमान हैं? बाइडन की 2028 में तो परमानेंट कुर्सी जानी ही जानी है, वो तय है। अभी मिड टर्म इलेक्शन सामने खड़े हैं। ट्रंप वो कितने दिन के मेहमान हैं? ट्रंप ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबे टाइम तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। अभी 2028 में तो उनकी कुर्सी जानी तय ही तय है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्रंप अगर मिड टर्म इलेक्शन में सामने झटका उनको लगता है, अभी सामने मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका के, अगर वहां पर उनको झटका लगता है तो फिर एक तरीके से उनकी कुर्सी की जो ताकत है वो वैसे ही आधी हो जाएगी। और बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से दुनिया भर से लगातार अमेरिका के ऊपर प्रेशर है और अमेरिका के अंदर से जो विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, 60% 70% लोग, और ये धीरे धीरे तादाद बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, लंबे युद्ध में अगर अमेरिका जाएगा और अमेरिका लंबे युद्ध में फंसा रहेगा तो नुकसान अमेरिका का भी है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका, उसके अंदर भी महंगाई, बेरोजगारी और उस तमाम मुश्किल वो वहाँ पर भी बढ़ेंगी। वहाँ पर भी लोग परेशान हैं और फिर वो लोगों की परेशानी वो डायरेक्ट उंगली के तौर पर दिखाई देगी। हालांकि वहाँ पर ईवीएम मशीन नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो पर्ची जो है वो अमेरिका की निकाल देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की पर्ची जो है वो निकाल देंगे। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप वो क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। वो युद्ध में कूद तो गए हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें तैरा कैसे जाए। वो जिस समुद्र के अंदर कूदे हैं, जहाँ पर वो इजराइल की एक लाइफ जैकेट लेकर के कूद गए थे, वो पानी के आगे बेबस होती हुई नजर आ रही है और उनका बचाव नहीं कर पा रही है। और ऐसे में इजराइल, उसके सामने मुसीबत यह है कि अगर अमेरिका ही भाग गया तो उसका तो वजूद ही नहीं बचेगा। क्योंकि अगर अकेले इजराइल ईरान से युद्ध करता है तो मुझे लगता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान वो इजराइल को मुंह की खिला देगा। यानी उसका आप ये कहिए कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसको धूल चटा देगा। तो बहरहाल लगातार मेरी नज़र बनी हुई है और जैसे ही जो भी कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आता है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।